Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today I will give you the demonstration for practical number 2. You will do the physical performance of this practical in the lab. In this practical we will do the organoleptic evaluation of different types of seed. So I would like to give you the introduction about the seed. Seeds. Introduction. Seed is a propagative structure of a plant. A seed develops from an ovule after fertilization. It consists of a tough coat enclosing an embryo which is made up of plumule, a radicle and one or two cotyledon. बेसिकली सीड क्या है? प्रोपगेटिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट का और फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल से डेवलप होता है। ये सीड्स में एक हार्ड कवरिंग या हार्ड कोट मौजूद होता है। उस हार्ड कोट के अंदर एक एम्ब्रियो या बेबी प्लांट होता है जो कि बना हुआ होता है प्लूम्यूल से, रेडिकल से, और इसमें एक या दो कॉटिलेडन यानी कि लीव्स मौजूद होते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन द सीड कैन ग्रो एंड बिकम अ फुली इंडिपेंडेंट प्लांट बियरिंग फ्लावर्स एंड सीड ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। जब कंडीशन फेवरेबल होती है यानी कि मॉइस्चर प्रॉपर मिल रहा होता है सीड्स को, टेम्परेचर प्रॉपर होता है, तो उस वक्त सीड क्या करता है? ग्रो करता है। उसकी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होती है, जर्मिनेशन वगैरह हो रही होती है। दैन वो क्या है, कन्वर्ट हो जाता है एक फुल्ली इंडिपेंडेंट प्लांट में, और इस प्लांट में फ्लावर्स भी मौजूद होते हैं, सीड्स भी मौजूद होते हैं। In the embryo of the seeds are all the potentialities of development and growth to a mature plant, resembling other member of its species in almost every detail of leaf shape, cell distribution, flower color and structure. सीड का जो एम्ब्रियो होता है उसमें ये पोटेंशियल होता है कि जब वो एक मेच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो ये जो मेच्योर प्लांट है इसकी जो रिजेम्बलेंस होती है दूसरे मेंबर्स की जैसे ही होती है, यानी कि इस स्पीशीज़ के जो दूसरे मेंबर्स का जो शेप होता है, सेल होता है, कलर होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो जो मेच्योर प्लांट है उसका भी सेम यही सारी चीज़ें सेम होती हैं, यानी कि वो अपनी स्पीशीज़ के मेंबर से रिजेम्बलेंस करता है। Now comes to the proper definition of the seed. What is seed? A seed is the small embryonic plant enclosed in a protective outer covering. The formation of the seed is the part of the process of reproduction in seed plant, that is spermatophyte. बेसिकली सीड क्या होता है कि स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट है या बेबी प्लांट है जो कि एक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग में इनक्लोज होता है, मौजूद होता है। सीड के जो बनने का प्रोसेस है या बनने का जो अमल है, बेसिकली वो क्या है, रिप्रोडक्शन का ही एक प्रोसेस है जो कि सीड बेयरिंग प्लांट्स में होता है। सीड बेयरिंग प्लांट्स को हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। Now what is spermatophyte? Spermatophyte are also known as phanerogams or phenogamy, comprises those plants that produce seeds. The spermatophytes are commonly grouped into two types, gymnosperm and angiosperm. तो spermatophyte बेसिकली क्या है? वो तमाम प्लांट जिनमें सीड्स मौजूद होते हैं उनको स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स को हम दो ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं, एक जिम्नोस्पर्म होते हैं और एक एंजियोस्पर्म। आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक यानी कि अगर सीड्स के बारे में भी बता रही हूँ और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में भी बता रही हूँ, जस्ट ये आपका एक रिविज़न है। Angiosperm have evolved flower, hence they are called flowering plant. These plants are capable of producing enclosed or covered seeds. Seeds are enclosed by a mature ovaries or fruits. एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इनमें फ्लावर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनका जो सीड्स होता है वो इनक्लोज होता है फ्रूट से या मेच्योर ओवरीज से। इसके अलावा जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। Now comes to the gymnosperm. Gymnosperm are those plant that reproduces by means of exposed seeds or ovule, that is naked seed. जिम्नोस्पर्म्स क्या है? आपके फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते और इनका जो सीड्स होता है एक्सपोज सीड्स होता है, यानी कि कवर नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती हैं कॉनिफर्स हो गए, जिंको हो गए, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं।
व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, कि हमारा जो सीड्स है उसका स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना हुआ होता है, यानी कि सीड किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड डिपेंड्स ऑन वेदर इट कम्स फ्रॉम अ मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट। स्ट्रक्चर ऑफ सीड डिपेंड करता है कि आपका जो प्लांट है वो मोनोकॉट प्लांट है या डाइकॉट प्लांट है। What is monocot plant? A monocot plant has a single seed leaf which is typically thin and long, same shape as the adult leaf. मोनोकॉट प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें क्या है, सिंगल सीड लीफ होता है और ये सीड लीफ थिन होता है और लॉन्ग होता है। इसके अलावा इस लीफ की जो शेप होती है वो एडल्ट लीफ की तरह ही होती है। For example, wheat, oat and barley. A dicot plant has two leaves or cotyledon which are rounded or flat. Dicot plant ऐसे plants होते हैं जिनके जो seed leaves हैं वो दो होते हैं। इसके अलावा जो seed leaves होते हैं वो rounded या flat होते हैं। For example, garden plant, annual and perennial. जितने भी garden plant हैं, चाहे वो annual हैं चाहे perennial हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स होते हैं। एनुअल का मतलब ये होता है कि वो प्लांट जिनको क्या है, जर्मिनेशन या ग्रोथ के लिए 1 सीज़न की रिक्वायरमेंट होती है या 1 सीज़न में ही ग्रोथ कर लेते हैं, जबकि पेरेनियल का मतलब ये होता है 2 सीज़न रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्रोथ। अब यहाँ पे आप इस स्लाइड्स में देख सकते हैं कि एक हमारा टिपिकल सीट है। अब उस टिपिकल सीट में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। एपिकोटाइल रीजन होता है, हाइपोकोटाइल रीजन होता है, रेडिकल होता है, सीड कोट मौजूद है, कॉटिलेडन है। बेसिकली ये जो रेडिकल है, ये जब हमारे सीड की जर्मिनेशन होती है तो ये रेडिकल क्या है, ग्रो करता है प्राइमरी रूट में, जबकि एपिकोटाइल जो है वो ग्रो कर रहा होता है प्राइमरी शूट्स में। हाइपोकोटाइल बेसिकली क्या है, इन दोनों रीजन्स को यानी कि एपिकोटाइल और रेडिकल को कनेक्ट कर रहा होता है। कॉटिलेडन से क्या है, लीव्स वगैरह क्या है ओरिजिनेट होते हैं और सीड कोट या टेस्टा बेसिकली क्या है, सीड को कवरिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। अ मोनोकॉट सीड इज़ कंप्राइज ऑफ 3 मेन पार्ट। मोनोकॉट सीड 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 इज़ द एम्ब्रियो is what will mature into a fully grown plant if placed in the right condition. Embryo can be called as rudimentary structure in the germinating seed. सबसे पहला पार्ट जो है मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर का वो है एम्ब्रियो, यानी कि क्या चीज़ फुली मेच्योर डेवलप प्लांट में कन्वर्ट होगी अगर कंडीशन फेवरेबल हैं। एम्ब्रियो को हम ये भी कह सकते हैं कि ये सीड की जो जर्मिनेशन होती है उसका एलिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है या प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड पार्ट इज़ द एंडोस्पर्म. It is the part of seed which act as food store for the developing plant embryo, usually containing starch with protein and other nutrient. एंडोस्पर्म क्या है, सेकंड पार्ट है सीड के स्ट्रक्चर का जो कि फूड स्टोर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है क्या है उसको नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड कर सके। और बेसिकली ये जो फूड स्टोर है ये कंटेन करता है, स्टार्च मौजूद होते हैं, स्टार्च के साथ साथ इसमें प्रोटीन मौजूद होता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। द थर्ड पार्ट ऑफ द सीड ऑफ मोनोकॉट इज़ सीड कोट. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीड. The purpose of seed coat is to protect the seed from environment exposure in its dormancy. It protects the seed from pathogen and insects. जो तीसरा पार्ट है सीड के स्ट्रक्चर का वो है सीड कोट, और सीड कोट का मकसद बेसिकली जो सीड कोट का पर्पस है वो है प्रोटेक्शन, कि सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके अलावा प्रोटेक्शन वो डिफरेंट टाइप की प्रोटेक्शन हो सकती है, यानी कि इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जो होता है अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो उस वक्त सीड कोट क्या है, सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा जो सीड कोट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये 3 पार्ट थे जो कि मोनोकॉट प्लांट के सीड के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। एक एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है एंड सीड कोट होता है। डाइकॉट में भी यही तीनों स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं लेकिन एक डिफरेंस होता है।
वो डिफरेंस क्या होता है? इन डाइकॉट सीड एंडोस्पर्म इज स्लोली एब्जॉर्ब इनटू एम्ब्रियोनिक टिश्यू ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। जब सीड डेवलपमेंट हो रही होती है तो डाइकॉट जो सीड्स होते हैं उनमें जो एंडोस्पर्म मौजूद होती है वो एंडोस्पर्म क्या है? एब्जॉर्ब हो जाती है एम्ब्रियोनिक टिश्यू में। The embryos of both type of seed also have smaller part that will develop into leaf, stem and root. इसके अलावा मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स के जो एम्ब्रियो हैं उनमें डिफरेंट पार्ट होते हैं। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था कि आपके पास कॉटिलेडन्स होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं लीव्स में। इसके अलावा एपिकोटाइल रीजन होता है जो कि कन्वर्ट होता है स्टेम में। इसके अलावा रेडिकल मौजूद होती है जो कि रूट में कन्वर्ट होती है। Germination. What is germination? Germination is the beginning of growth of a seed. The seed must have the right level of warmth and moisture to begin to germinate. Germination क्या है? वो प्रोसेस है जिनमें क्या है सीड की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और सीड की ग्रोथ के लिए कंडीशन फेवरेबल होना ज़रूरी है, यानी कि एक मॉइस्चर कंटेंट प्रॉपर मौजूद होना चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर हो, तब जाके सीड जर्मिनेट करता है। अदरवाइज़ सीड क्या है? डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, यानी कि डॉर्मेंसी में चला जाता है। प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। अब प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन आप स्लाइड में देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले सीड क्या करता है? सीड एब्जॉर्ब वाटर and water absorb the seed coat, then after that growth start. Hypocotyle region begins to grow downward and the epicotyle region begins to grow upward. Normal growth continue, green leaves begin to grow. तो सब सीड जर्मिनेशन प्रोसेस में सिंपल ये होता है, सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर सीड कोट के ज़रिए जैसे ही एब्जॉर्ब होता है तो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सीड के अंदर जो हाइपोकोटाइल रीजन मौजूद होता है वो नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है, जो एपिकोटाइल रीजन होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो ग्रीन लीव्स होते हैं यानी कि कॉटिलेडन वाला रीजन है वो भी ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये एक सीड की जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। नंबर 1 इज़ एपिजियल जर्मिनेशन एंड नंबर 2 इज़ हाइपोजियल जर्मिनेशन. What is epigeal germination? In this type of germination, the epicotyle elongates rapidly and arches upward, pulling the cotyledon, which moves above the soil. For example, bean, cotton, papaya, onion, etc. have this kind of germination. एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है? जो एपिकोटाइल रीजन होता है सीड का वो इलोंगेट करता है और क्या है ऊपर की तरफ जब मूव करता है तो कॉटिलेडन वगैरह को भी यानी कि जो लीव्स होते हैं वो भी अबव द सॉइल आ जाते हैं। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास जो है बीन है, कॉटन है, पपाया, अनियन। हाइपोजियल जर्मिनेशन। इन दिस टाइप द हाइपोकोटाइल elongate and cotyledon remain below the soil. For example, pea, mango, maize, rice, groundnut have this kind of germination. हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो हाइपोकोटाइल रीजन है वो इलोंगेट होता है और जो कॉटिलेडन है वो बिलो द सॉइल ही रह जाते हैं। What are the function of the seeds? There are basically 3 main function of the seed. Number 1 is to provide the nourishment to the embryo. Number 2 is dispersal to a new location and number 3 is dormancy. जो सबसे पहला फंक्शन होता है सीड का वो क्या होता है कि जो सीड है बेसिकली वो एम्ब्रियो को एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, सेकेंडली एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। सीड्स में जो एंडोस्पर्म पार्ट है फूड स्टोर, वो क्या है फूड स्टोर के तौर पर एंडोस्पर्म एक्ट कर रही होती है तो वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रही होती है। सेकंड जो फंक्शन होता है डिस्पर्सल टू अ न्यू लोकेशन, सीड्स का ये भी फंक्शन है कि वो डिफरेंट लोकेशन पे डिस्पर्स होता है तो वहाँ पे फिर ग्रोथ वगैरह प्लांट की स्टार्ट हो जाती है। और डिस्पर्सल के 3 तरह के वेज होते हैं, थ्रो बाय एनिमल डिस्पर्जन होती है, बाय विंड डिस्पर्जल होती है, बाय वाटर डिस्पर्जल होती है। एंड डॉर्मेंसी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये डॉर्मेंसी क्या है? बेसिकली सीड डॉर्मेंसी इज़ अ कंडीशन ऑफ प्लांट सीड दैट प्रिवेंट जर्मिनेटिंग अंडर ऑप्टिमल इन्वायरमेंटल कंडीशन।
सीड डोर्मेंसी का मतलब ये है कि जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो क्या है, जो ये जर्मिनेटिंग का जो प्रोसेस है सीड की, वो क्या है, रुक जाता है। तो ये भी एक सीड का फंक्शन है। Seed fundamentally are means of reproduction, and most seeds are the product of sexual reproduction, which produces a remixing of genetic material and phenotype variability on which natural selection act. Seed also protect and nourish the embryo or young plant. Now comes to the classification of seed. We can classify the seed on the basis of agriculture, on the basis of cotyledon, on the basis of यानी कि botanical characteristics. On the basis of agriculture, we have two type of seed. Number one is true seed and number two is vegetative seed. What is true seed? This type of seed originate from the flower that is fertilized mature ovule is called seed. सही है, ये seed जो होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं फ्लावर से, यानी कि जो फर्टिलाइज मेच्योर ओव्यूल है उसे हम कहते हैं सीड। जबकि वेजिटेटिव सीड्स क्या होते हैं, प्लांट्स में हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम्स हो गई, रूट्स हो गए, लीव्स हो गई, या इनकी दूसरी मॉडिफिकेशन राइजोम्स, ट्यूबर्स वगैरह होते हैं, बल्ब्स होते हैं। तो ये भी क्या है, क्रॉप्स की रिप्रोडक्शन वगैरह के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं। तो इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव सीड। द स्टेम, रूट, लीव्स और देयर मॉडिफिकेशन, फॉर एग्जांपल राइजोम, ट्यूबर्स, बल्ब्स एक्सेट्रा मे बी यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन सच एज द राइजोम ऑफ जिंजर और बल्ब ऑफ अनियन। इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास जो अदरक होती है उसकी राइजोम्स आप देख सकते हैं, इसके अलावा जो अनियन है उनके बल्ब्स को देख सकते हैं। तो ये हमारे पास वेजिटेटिव सीड्स होते हैं जिसके थ्रू प्रोडक्शन होती है क्रॉप्स की। On the basis of cotyledon, we have two type of seed, monocotyledon seed and dicotyledon seed. Mono means single, cotyledon means leaves. In this type of seed, the embryo bears only single cotyledon or single leaves such as wheat, palm seed. इसमें क्या होता है, मोनोकोटिलेडन सीड वो सीड्स होते हैं जिसमें जो सीड एम्ब्रियो होता है उसमें सिंगल कोटिलेडन या सिंगल लीव्स होता है सीड के साथ। जबकि डाइकोटिलेडन में क्या है, द सीड बेयर टू कोटिलेडन, कि सीड में दो कोटिलेडन या दो लीव्स मौजूद होते हैं, सच एज इन कॉटन सीड। ऑन बोटेनिकल बेसिस वी हैव टू टाइप ऑफ सीड, नेकेड सीड एंड कवर्ड सीड। इन दिस टाइप नो फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड। नेकेड सीड्स का अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें नेकेड सीड्स होते हैं, उसमें वो यानी कि ना तो फ्लावर फॉर्मेशन होती है ना फ्रूट फॉर्मेशन होती है। जबकि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें हमारे पास क्या होता है, कवर्ड सीड्स होते हैं। और ये जो सीड्स होते हैं कवर्ड होते हैं, फ्रूट से कवर होते हैं या फ्लावर से कवर होते हैं। एंड द सीड प्रोड्यूस आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड मेच्योरेशन ऑफ ओव्यूल। और जो हमारे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें क्या है, बाकायदा फर्टिलाइजेशन होती है, देन मेच्योरेशन ऑफ ओव्यूल होती है। तो इस तरह हमारे ऑन बोटेनिकल बेसिस भी हमारे पास दो टाइप के सीड हैं, नेकेड एंड कवर्ड सीड। नाउ कम्स टू द ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन ऑफ सीड। आज हम ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन करेंगे। ये आप स्लाइड्स में नाम देख रहे हैं, लालमेंशिया रॉयलियाना, और डायग्राम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, आपके घरों में आप लोगों ने इसे देखा होगा। जो इसको हम नॉर्मली या लोकल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं तुखमे बालंगा। तो आपको लैब में इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन करनी है। तो बिफ़ोर यानी कि ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन का इसका बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू दे दूं कि लालमेंशिया रॉयलियाना की टैक्सोनॉमी क्या है, इसके जो डिफरेंट नेम्स हैं वो क्या है, इसके मेडिकल या फार्माकोलॉजिकल यूजेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर देती हूँ। इसके अलावा इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके बारे में।
टैक्सोनॉमी की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली लालमेंशिया रॉयलियाना ये बिलोंग करता है किंगडम प्लांटी से, और जो इसका ऑर्डर है वो है लैमियल्स। फैमिली जो है इसकी लैमिएसी है। जीनस लालमेंशिया है। स्पीशी रॉयलियाना। बोटैनिकल नेम है इसका लालमेंशिया रॉयलियाना। डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जाहिर सी बात है दुनिया भर में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसके डिफरेंट नाम हैं। इंग्लिश में इसे हम लेडीज़ मेंटल भी कहते हैं, इसके अलावा बैलेंगू भी कहते हैं। जबकि अगर उर्दू या हिंदी की बात की जाए, उर्दू में और हिंदी में, यानी कि इसको कहा जाता है, कुछ लोग इसे तुख्मे मलंगा भी कहते हैं, कुछ तुख्मे बालंगा भी कहते हैं, कुछ बालंगू भी कहते हैं, कुछ बालंगी शराजी भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हैं अरबिक में इसका नाम, पर्शियन लैंग्वेज में, कश्मीरी और पंजाबी मराठी लैंग्वेज में इसके डिफरेंट नेम हैं, या तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते ही ज़्यादातर नाम हैं। जो लोकली हम लोग बोलते हैं तुख्मे बालंगा या तुख्मे मलंगा बोलते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन या मेडिकल यूजेस, ये जो तुख्मे मलंगा है ये इसके मेडिकल यूजेस या फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। जो सबसे पहला इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो है डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब ये होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या करते हैं, टेंड टू इंक्रीज़ यूरिनेशन का जो अमल है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो तुख्मे बालंगा बेसिकली क्या है, डायूरेटिक के तौर पर भी एक्ट करता है, स्टिमुलेंट के तौर पर भी, यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एफ्रोडाइसिएक है इसका एक एक्शन। एक सीडेटिव का मतलब ये होता है ये आपको परमिटिंग स्लीप, यानी कि थोड़ा सुकून प्रोवाइड कर रहा होता है, स्लीप की तरफ लेके जा रहा होता है पेशेंट को, एंड काम द पेशेंट। कार्डियोटॉनिक है, यानी कि हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा इसका एक एक्शन है एंटी डाइसेंट्रिक। अब डाइसेंट्री क्या होती है, बेसिकली डाइसेंट्री का मतलब ये होता है कि इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो आपकी छोटी आंत होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो स्टमक है उसमें क्रैम्प्स होते हैं और डायरिया वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो तुख्मे बालंगा को एज आ एंटी डाइसेंट्रिक एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो ये थे इसके सम फार्माकोलॉजिकल एक्शन: डायूरेटिक, टॉनिक, एफ्रोडाइसिएक, सिडेटिव, कार्डियोटॉनिक, एंटी डाइसेंट्रिक। इसके थेराप्यूटिक यूजेस की तरफ आ जाते हैं। इसको डिफरेंट डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है। नंबर 1 इज़ हेपेटिक डिसऑर्डर में, यानी कि जो जिगर के अमराज होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज़ रीनल डिसऑर्डर, जो गुर्दे के अमराज होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल है। नर्वस डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, रोमैटिज़म या जॉइंट पेन वगैरह, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये तमाम क्या है, जॉइंट पेन्स हैं जिनमें आप तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फ़ीवर, कॉमन कोल्ड में इसका इस्तेमाल होता है। एक्सपेक्टोरेंट लाइक बलगम वगैरह निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पीछे आपने पढ़ा कार्डियोटॉनिक, यानी कि हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि वीकनेस ऑफ हार्ट हो जाती है तब। एब्डोमिनल पेन का मैंने आपको बता दिया कि ये एंटी डाइसेंट्रिक है, यानी कि जब स्टमक क्रैम्प होते हैं, दर्द वगैरह होता है, तब हम तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। या एब्डोमिनल, यानी कि ये इसका एक थेराप्यूटिक यूज़ है कि एब्डोमिनल पेन में, पेट वगैरह के दर्द में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ कम्स टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के जो हमारे पास तुख्मे बालंगा या लालमेंशिया रॉयलियाना है उसके अंदर कौन कौन से फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं। लालमेंशिया रॉयलियाना इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द मिंट फैमिली. Its seeds are good source of polysaccharide, fiber, oil and protein. It also contain mucilage, pectin, wax, resins and albumin. बेसिकली क्या है, लालमेंशिया रॉयलियाना स्पीशी है फ्लावरिंग प्लांट की, जो कि मिंट फैमिली से बिलोंग करती है। इसके जो सीड्स होते हैं उसमें एक कसीर मिकदार में पॉलीसेक्राइड्स मौजूद होते हैं, म्यूसिलेज मौजूद होता है, पेक्टिन होता है, वैक्स होती हैं, रेजन्स होते हैं, एल्बुमिन। ये तमाम इसके क्या है,
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि इसके सीड्स में मौजूद होते हैं। नाउ कम्स टू द ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन। लैब में आपको करनी है लालमेंशिया रॉयलियाना की ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन। तो जब आप ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन करेंगे तो ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब ही यही है कि आप सेंस ऑफ ऑर्गन, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन दिए हैं, सही है, उनकी मदद से हम क्या है अपनी ये जो क्रूड ड्रग है या सीड है इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहला काम जो करना है वो इसका टेक्सचर चेक करना है, यानी कि आप विद द हेल्प ऑफ टच, हाथों की मदद से आप इसका टेक्सचर चेक करेंगे कि आइदर इट इज़ स्मूथ और रफ़। देन सेकंड जो करेक्टरिस्टिक आपको इसकी चेक करनी है या देखनी है वो एक्सटर्नल कलर देखना है या एक्सटर्नल मार्किंग देखनी है। कलर आपको इसका एक्सटर्नली नज़र आ जाएगा, ब्लैक होते हैं इसके सीड्स। अब मार्किंग आपको देखनी है कि किस तरह की इसमें मार्किंग मौजूद है, लाइक लाइनिंग मौजूद है इसमें या नहीं, लाइनिंग मौजूद है, फिशर्स मौजूद है या डीप पोर्स मौजूद हैं, क्रस्ट है, ट्रफ है, स्पोर्स हैं, ये प्रोजेक्शंस है, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। उसके बाद इसको आपको इसके साइज़ यानी कि इसकी मेजरमेंट करनी है कि कितनी सेंटीमीटर या मिलीमीटर का है। दैन इसकी शेप के मुतालिक आपको बताना है कि इसका शेप कैसा है, ओवल है, एलिप्टिकल है। दैन इसकी आपको एडर चेक करनी है, इसका टेस्ट चेक करना है। टेस्ट आपको फर्स्ट लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास टेस्ट होते हैं। स्वीट टेस्ट होता है, सॉल्टी होता है, म्यूसिलेजिनस टेस्ट होता है, बिटर होते हैं कुछ सब्सटेंसेस का टेस्ट सोर होता है, तो वो चेक करना है। दैन उसके बाद इसको आप फ्रैक्चर चेक करेंगे। फ्रैक्चर का मतलब है आप इसको ब्रेक करेंगे। अगर किसी किस्म की कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्ट फ्रैक्चर है या वीक फ्रैक्चर आप इसे कह सकते हैं। तो ये चीज़ चेक करनी है। दैन जब आप इसे ब्रेक कर देंगे उसके बाद आपको इसकी इंटरनल कलर और मार्किंग देखनी है। इंटरनल कलर इसका वाइट ही होगा। अब अंदर आप देख लीजिएगा, अगर किसी किस्म की कोई मार्किंग हो तो वो मेंशन कर दीजिएगा। सेकंड ड्रग जो कि हमें अपने प्रैक्टिकल लैब में करनी है वो है स्ट्रिक्नोस नक्स वोमिका। इसके बारे में इसकी टैक्सोनॉमी क्या है, साइंटिफिक नेम इसका क्या है, स्ट्रिक्नीन नक्स वोमिका, इंग्लिश नेम नक्स वोमिका, लोकल नेम लोकली इसे कुचला कहा जाता है। फैमिली इसकी लोगैनिएसी है, जबकि जो पार्ट इसके यूज़ होते हैं वो सीड है, स्टेम और बार्क। Nux vomica has long been used by Ayurvedic physicians for the treatment of different kind of ailments such as dyspepsia, nervous system disease, chronic rheumatism, urinary incontinence. Nux vomica को क्या है, यानी कि आयुर्वेदिक फिजिशियन डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते थे। लाइक डिस्पेप्सिया हो गया, यानी कि इंडाइजेशन की वजह से, डिस्पेप्सिया को हम कह सकते हैं इंडाइजेशन। और इसमें ये होता है कि आपके यानी कि जब आप कोई चीज़ खा लेते हैं या कोई चीज़ पीते हैं तो उसके बाद जो आपका अपर एब्डोमेन होता है उसमें क्या है पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो आयुर्वेदिक फिजिशियन नक्स वोमिका को यूज़ करते थे इंडाइजेशन की ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की बहुत सारी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, रोमेटिज़म के लिए, यूरिनरी इनकंटिनेंस यानी कि जो अनइंटेंशनल पासिंग ऑफ यूरिन, ये भी एक डिज़ीज़ थी, इसकी एलिमेंट के लिए इस नक्स वोमिका को यूज़ किया जाता था। इन द 17th century नक्स वोमिका वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अमेरिका and several European countries where it was typically sold in its powdered form for the purpose of poisoning rats and other rodents. 17th century में नक्स वोमिका अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद इसको पाउडर फॉर्म में सेल किया गया था। उसका मकसद ये था कि वहाँ पे यानी कि जो रोडेंट्स और रैट्स हैं उनकी पॉइजनिंग या उनको किल करने के लिए। प्रिपरेशंस
Preparation of Nux vomica in United States Pharmacopoeia and British Pharmacopoeia are available in the form of powder drug, tincture and liquid extract. अच्छा जी, नक्स फार्मिका की डिफरेंट टाइप की प्रिपरेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में और ब्रिटिश फार्माकोपिया में आपको मिलेंगी। और ये प्रिपरेशन पाउडर ड्रग फॉर्म में भी है, टिंक्चर भी हैं नक्स फार्मिका के, इसके अलावा लिक्विड एक्सट्रैक्ट भी हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके कौन कौन से हैं? इसमें अल्कोलॉइड्स मौजूद होते हैं और टैनिन्स मौजूद होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स मौजूद होते हैं, फिक्स्ड ऑयल मौजूद होते हैं। ये जो अल्कोलॉइड्स हैं इसमें इम्पॉर्टेंट अल्कोलॉइड्स स्ट्रिक्नीन है, ब्रोसिन है, वोमिसिन है, लोगेनिन है एंड नोवासिन। स्ट्रिक्नीन एंड ब्रोसिन ये हाईली टॉक्सिक अल्कोलॉइड है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है नक्स फार्मिका के? नक्स फार्मिका इज़ यूज एज अ स्टिमुलेंट ड्रग इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। It is used in paralytic condition arising from dysfunction of the motor nerves. It is employed as a respiratory and circulatory stimulant, CNN stimulant. A tincture of Nux vomica was used to treat cardiac failure. जो नक्स फार्मिका का इस्तेमाल किया जाता है वो स्टिमुलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्टिमुलेंट बेसिकली ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि स्पीड अप कर देती हैं किसी भी प्रोसेस को, चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल प्रोसेस हो। नक्स फार्मिका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, सीएनएस स्टिमुलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी ये एज अ स्टिमुलेंट ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके नक्स फार्मिका का जो टिंक्चर है वो डिफरेंट टाइप की कार्डियक फेलियर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अलावा इसका एक और इस्तेमाल है कि पैरालाइटिक कंडीशन, जो कि अगर मोटर नर्व की डिसफंक्शनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में भी नक्स फार्मिका का इस्तेमाल किया जाता है। नक्स फार्मिका वॉज यूज एज अ नर्व टॉनिक टू इम्प्रूव अ स्लो पल्स। अदर एक्शन ऑफ द नक्स फार्मिका आर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी ट्यूमर, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी स्नेक वेनम। नक्स फार्मिका को टॉनिक के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, यानी कि ये बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है, पल्स वगैरह को इम्प्रूव करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी है नक्स फार्मिका का, यानी कि अगर सूजन वगैरह आ जाती है तो उसको क्या करता है, उस सूजन को कम करने के लिए नक्स फार्मिका का इस्तेमाल किया जाता है। एनाल्जेसिक यानी कि एज अ पेन किलर भी इसका इस्तेमाल है। एंटी ट्यूमर डिफरेंट टाइप के जो कैंसर्स हैं लाइक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कॉलोन कैंसर हो गया, उनमें नक्स फार्मिका का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें इसके जो केमिकल्स या अल्कलॉइड्स हैं उनमें ये एक्टिविटी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है। एंटी माइक्रोबियल डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करने के लिए भी नक्स फार्मिका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी स्नेक वेनम एक्टिविटी भी इसमें मौजूद है। टॉक्सिकोलॉजी, लार्ज डोजेज ऑफ नक्स फार्मिका कॉज कन्वल्जन्स एंड डेथ्स। There have been many reports of poisoning by Nux vomica and the severe toxicity caused by strychnine and brucin. Strychnine is highly toxic to human and it can be rapidly absorbed from the GI tract to act upon the CNS, causing general CNS excitation. नक्स फार्मिका की लार्ज डोजेस के नतीजे में क्या होता है, कन्वर्जन्स और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। बहुत सारी रिपोर्ट हैं जिन्होंने नक्स फार्मिका की पॉइजनिंग को यानी कि एक तरह से कंफर्म किया है। और बेसिकली जो नक्स फार्मिका की टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग होती है वो इसके अंदर जो अल्कलॉइड्स है स्ट्रिक्नीन और ब्रूसिन की वजह से होती है। स्ट्रिक्नीन एक हाईली टॉक्सिक अल्कलॉइड है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ये रैपिडली जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होने के बाद जाके फ़ौरन एक्ट करता है सीएनएस पर, और जब सीएनएस पे एक्ट करता है तो सीएनएस क्या है, एक तरह से एक्साइटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब सीएनएस की एक्साइटेशन होती है तो इसके नतीजे में कन्वर्जन्स होते हैं एंड देन अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेथ। डिटॉक्सिफिकेशन, अच्छा जी, नक्स फार्मिका की अब यानी कि डिटॉक्सिफाई करने के लिए दो तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 इज़ प्रोसेसिंग मेथड एंड नंबर 2 इज़ कंपैटिबिलिटी।
Processing and compatibility are the most commonly used and important detoxification method for Nux vomica. There are presently two main type of processing method for Nux vomica in China, the hot sand and fried processing method. दो तरह के processing method हैं जो कि चाइना में यूज़ किए जाते हैं. एक है hot sand method और दूसरा है fried processing method. हॉट सैंड मेथड को आप इस तरह देख सकते हैं. आपने यानी कि हॉट सैंड मेथड में ये होता है, एक पॉट लिया जाता है, उसके अंदर सैंड डाली जाती है, उस सैंड को हीट अप किया जाता है. हीट अप करने के बाद उसमें नक्स वोमिका के सीड डाले जाते हैं. दैन उस सीड को क्या है टिल्टिंग की जाती है. थोड़ा सा आपने मकई आपने देखा होगा एक मकई वाला जब चने वगैरह रेत में भून रहा होता है, क्या कर रहा होता है, हिला रहा होता है चनों को. तो इसी तरह नक्स वोमिका के सीड्स भी क्या है हॉट सैंड में या रेत में क्या है गर्म किए जाते हैं. जब उनका कलर वगैरह चेंज होना शुरू हो जाता है तो उनको क्या है उनको छान लिया जाता है. फ्राइड प्रोसेसिंग मेथड में क्या है सीसम ऑयल का इस्तेमाल होता है. ऑयल को सबसे पहले पॉट लिया जाता है, उस पॉट में ऑयल को गरम किया जाता है. दैन उसके बाद इसमें नक्स वोमिका के सीड डाले जाते हैं. जब वो सीड का कलर येलो हो जाता है तो उन सीड को क्या है उस पॉट से रिमूव कर लिया जाता है. तो ये दो प्रोसेसिंग मेथड हैं जो कि नक्स वोमिका की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं चाइना में. जो सेकंड मेथड है वो है कंपैटिबिलिटी मेथड. कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि नक्स वोमिका को किसी दूसरी और मेडिसिन या ड्रग के साथ कंबाइन करके उसके जो अल्कोलाइड्स या उसके जो केमिकल्स हैं उनकी ये एक्टिविटी को या उनके अमाउंट को रिड्यूस कर दिया जाता है. उसकी एग्जांपल है कि नक्स वोमिका को ग्लाइसराइसा के साथ जब कंबाइन किया जाता है तो स्ट्रिक्नीन और ब्रोसीन का जो अमाउंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है. तो इस वजह से इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन ऑफ नक्स वोमिका, इसमें भी आपको जिस तरह आपने तुखमे बालंगा के ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन किए टेक्सचर नोट करना है कि टेक्सचर किस तरह का है, एक्सटर्नल मार्किंग किस तरह की है, इसकी शेप कैसी है, साइज़ क्या है, ऑर्डर. अच्छा इसका आप टेस्ट चेक नहीं करेंगे, इसका टेस्ट बिटर होता है और टॉक्सिक होता है. तो बस इसका आप लिख दीजिएगा कि बिटर टेस्ट है एंड देन फ्रैक्चर इसको आप तोड़ के देखेंगे. तो ये तमाम चीज़ें आप जब आप लोग फ़िज़िकल परफॉर्मेंस के लिए आएंगे तो ये चीज़ें आप परफॉर्म करेंगे. इट इज़ ऑल अबाउट दी प्रैक्टिकल नंबर 2 जिसमें आपको ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन करनी है. सो आई होप कि आप लोगों को ये प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा. थैंक यू.